माही जैन कुशलगढ़ से। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ डिजिटल बाल मेला के प्लेटफॉर्म पर। तो चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात नहीं रहेगी। तो चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात नहीं रहेगी। सिर्फ आपके आने से ही हमारी महफिल में रौनक रहेगी। सिर्फ आपके आने से ही हमारी महफिल में रौनक रहेगी। श्रीमान रघुवीर सिंह मीणा जी का डिजिटल बाल मेला 2021 सेशन 2 बच्चों की सरकार कैसी हो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर आपने स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता। स्वागत है श्रीमान रघुवीर सिंह मीणा जी का कि वे अपना कीमती समय निकालकर हमें समय देने आए और हमारे सवालों का जवाब देने आए। धन्यवाद सर। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी साथी अनादि अग्रवाल कि वो डिजिटल बाल मिला का इंट्रोडक्शन दे। Thank you. Good evening, sir. Good evening and namaskar to the guest of honor, Shri Raghuveer Singh Meena ji and the entire team of Digital Bal Mela. Today I am going to tell you about the Digital Bal Mela 2021. The theme for the event is बच्चों की सरकार कैसी हो. Through this, we try to make kids aware about the systems and functioning of the government. Digital Bal Mela believes that children always bring a fresh perspective to the picture. Therefore, we have asked the kids to share their ideas and opinions about the government and issues they would like to resolve if they were a part of it. At the end, the child with the most influential idea will be given a chance to present them in a special seminar at the Legislative Assembly in a special seminar conducted just for it. Thank you. Thank you so much. Thank you, everybody. So much. Thank you. जी अनादि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारी साथी आपके बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक है, इसीलिए मैं बुलाना चाहूंगी जीत तलेसरा। जीत, नाउ यू मे टेक ओवर। धन्यवाद माही दीदी। मैं जीत तलेसा कुशलगढ़ से। सबसे पहले डिजिटल बाल मेला से जुड़े सभी लोगों को और हमारे बाल मेला के आज के गेस्ट श्री रघुवीर सिंह मीणा जी को नमस्कार करता हूँ। आज मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे हमारे गेस्ट श्री रघुवीर सिंह मीणा जी के बारे में कुछ बताने का मौका मिल रहा है। रघुवीर सिंह मीणा राजस्थान के वो नेता है जो सरपंच चुनाव के होते हुए विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचे। साल 1988 से उनका राजनीतिक सफर उदयपुर जिले के सारदा तहसील की ग्राम पंचायत खारबर के सरपंच बनने से शुरू हुआ। 61 साल के रघुवीर सिंह मीणा ने ग्राम पंचायत चुनाव के बाद 1993 में पहली बार सारदा विधानसभा चुनाव सीट से चुनाव जीता, जिसके बाद 2008 तक वो इसी सीट से चुनाव जीतते रहे और अशोक गहलोत सरकार में मंत्री पद पर कार्यरत हुए। अशोक गहलोत के पुराने सहयोगी और करीबी होने के अलावा रघुवीर सिंह मीणा का संगठन में बड़ा अनुभव है। यूथ कांग्रेस से लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक रघुवीर सिंह मीणा जी ने कई अहम पद पर जिम्मेदारी संभाली है। 2005 से 2011 तक वो राजस्थान कांग्रेस के महासचिव भी रहे हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष भी काफी पद भी संभाला। शारदा विधानसभा के बाद रघुवीर सिंह मीणा ने 2008 में सलूम्बर विधानसभा से हाथ आजमाया और जीत दर्ज की। इसके बाद 2009 को लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें उदयपुर सीट से टिकट दिया, तो यहाँ पे भी रघुवीर सिंह मीणा ने एक बार फिर जीत हासिल की। इस तरह रघुवीर सिंह मीणा जी को ग्राम पंचायत से लेकर विधानसभा, लोकसभा, यूथ कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस में अनुभव पाने के साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के भी सदस्य के रूप में भी मौका मिला। अपने अभी तक के राजनीतिक करियर में वो 4 बार विधायक रहे, मंत्री रहे और उदयपुर से सांसद। धन्यवाद। वाह, Thank बहुत ही you so much. Thank you. थैंक यू सर। Thank you. Thank you, बेटा। क्या नाम है आपका? जीत तलेसरा। जीत तलेसरा। सराड़ा, सहाड़ा क्या बोले थे आप? विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर। नहीं, सलूम्बर तो है। पहले जो 4 बार में एमएलए रहा उसका नाम सराड़ा, सराड़ा है।
आप कुछ सरल रहा है पता नहीं। सराड़ा सॉरी। ना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा परिचय दिया मेरा आपने, बहुत बारीकी से। जितना परिचय मैं भी अच्छा ढंग से नहीं दे पाता, उतना आपने दिया, इसलिए आपको सो मच थैंक यू है। थैंक यू सर। जी सर। सर, अब आप अपना राजनीतिक अनुभव हमारे साथ साझा। देखो, सभी बच्चे जो भी जुड़े हुए हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपके साथ जुड़ के मेरे को ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरे जीवन में बहुत ही अच्छा अवसर है ये, कि बच्चों के साथ मैं बात कर रहा हूं। आप आवाज सुन पा रहे हो? जी सर, आपकी यस आवाज सर। सही है। हाँ। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। देखो, मैं जब मंत्री था, मिनिस्टर था, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर था, उस समय बच्चों के साथ क्रिकेट खेला था। आप जैसे बच्चे थे, और जयपुर मानसिंह स्टेडियम में बच्चों के साथ क्रिकेट का मैच हुआ था। मैं मिनिस्टर था और बच्चों ने मेरे को बोल्ड कर दिया था। तो उस दिन की यादें ताज़ा हो गई मेरी, और आपसे जुड़ के मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं शुरू से ही राजनीतिक में रुचि रही है। मैं स्टूडेंट था तब क्लास में मॉनिटर भी हुआ करता था, हॉस्टल में हॉस्टल का प्रेसिडेंट भी था, खेल में भी रुचि थी पूरी, खेल बच्चों के साथ खेलना। फिर खेलते खेलते मैं स्टेट लेवल तक भी गया था फुटबॉल में। और इस तरह से मैं शुरू से ही खेल और राजनीतिक से रुचि रखी है। तो योग की बात है कि 1985 में मैं ब्लॉक यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया कम उम्र में, और 88 में ग्राम पंचायत का सरपंच बन गया। और आप जैसे सब बच्चों ने मिलके, मेरे उम्र के बच्चे जो भी थे, उन्होंने सब ने मिलके मेरे को उत्साहित किया कि अपन को चुनाव लड़ना है। तो सब बच्चों ने जिद करके और चुनाव जीता दिया। तो उसके बाद ही जन सेवा के क्षेत्र में काम करने का मौका मिला, और पूरे मन से काम किया, पूरी श्रद्धा से जनता की सेवा की। और उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे जनता ने अपन कहते हैं ना, सर आंखों पे बिठाना, ऐसा स्नेह दिया, इतनी जिम्मेदारियां दी। सन तरानों से लेकर 2008 तक 4 बार में लगातार विधायक का चुनाव जीता, और कभी हार नहीं देखी, और स्नेह दिया। और मैंने भी जनता को खूब स्नेह दिया और काम किया। उसके बाद डिलिमिटेशन में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी सराड़ा से टूट के सलूम्बर हो गई, दोनों मिल गई। तो उस समय मुझे सलूम्बर से टिकट मिला, और सलूम्बर से भी मैं चुनाव जीता। फिर सिटिंग एमएलए होते हुए मुझे लोकसभा का टिकट दिया पार्टी ने, तो मैं लोकसभा का चुनाव भी जीता। उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन में मेरी पत्नी को टिकट दिया पार्टी ने, और वो भी चुनाव जीती। तो इस तरह से हमें राजनीतिक में काम करने का अवसर मिला है, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो हमने भी खूब ईमानदारी से काम किया है। अब राजस्थान में हमारी अशोक गहलोत जी की सरकार है। अशोक गहलोत जी बहुत जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। विशेषकर बच्चों के बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा। अशोक गहलोत जी जब दूसरी बार मुख्यमंत्री थे, अभी तीसरी बार है, तो उन्होंने बाल अधिकारिता विभाग बनाया अलग से, किसी राज्य में नहीं होगा। महिला एंड बाल विभाग तो, बाल विकास तो सब राज्यों में हो सकता है, परंतु बच्चों के लिए अलग से विभाग बनाया। और अभी बजट में उन्होंने 500 करोड़ का प्रावधान रखा है। आने वाले समय में ग्राम पंचायत लेवल पे बाल अधिकारिता संरक्षण समिति बनेगी। वो समिति बच्चों के भविष्य के बारे में, बच्चों को आगे बढ़ाने में, बच्चों की समस्याओं को सुनने में वो समिति काम करेगी।
और जिले लेवल तक, अभी जिले लेवल में हर जिले में एक डिप्टी डायरेक्टर, सहायक निदेशक लेवल का अधिकारी हर जिले में है, जो हमारे बच्चों की समस्याओं को और उनके साथ किसी तरह का अन्याय हो उसको सुनने के लिए अधिकारी हैं। और हर जिले में न्यायालय बच्चों के लिए अलग से खोला है। तो हमारी सरकार और विशेषकर मुख्यमंत्री जी और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी योजना बना रहे हैं। बच्चों के प्रति पूरी उनकी सहानुभूति है, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आने वाले समय के भविष्य हैं, हमारे देश के भावी नागरिक हैं, भावी अधिकारी हैं, भावी नेता हैं। तो उनको अभी से अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और अच्छा वातावरण मिले। इसलिए हम सब की ड्यूटी है कि बच्चों की भावना, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम सब मिलके बच्चों के हित में काम करें। ऐसा हमारा प्रयास रहता है। और हम आप सबसे निवेदन करते हैं, आप सबसे आशा करते हैं कि माँ बाप का नाम तो रोशन करना ही है आपको, प्लस देश का नाम रोशन करना है। हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, आपको बड़े बड़े अधिकारी बनना है, अच्छे नागरिक बनना है, अच्छे जनसेवक बनना है, आपको अच्छे नेता बनना है। देखो, राजनीतिक में काम करना आसान नहीं है। राजनीतिक में वही व्यक्ति काम कर सकता है जो मन से, कर्म से और कार्य से, पवित्र भाव से काम करे, तब जाके जनता का आशीर्वाद लेता है, उनका यश मिलता है और आगे बढ़ता है और देश का कल्याण कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपना निजी स्वार्थ रख के अगर राजनीति में आता है तो वो हमारे समाज का भला नहीं कर सकता है, क्षेत्र का भला नहीं कर सकता है, देश का भी भला नहीं कर सकता है। और अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में वो कईयों का नुकसान कर देता है। इसलिए हमेशा बहुत राजनीतिक का क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, बहुत अच्छा है, सेवा का भाव है। एक फटे कपड़ों वाला, टूटे चप्पल वाला भी आप बड़े नेता हो तो आपको कुछ भी कह सकता है, वो रोक के हाथ पकड़ के आपसे सवाल कर सकता है। अगर आप में अच्छी भावना है तो आप स्नेह से उससे बात करोगे, अच्छे उससे बात करोगे, उसकी बात सुनोगे, जैसा भी जवाब दे सको तो आप दोगे। अगर आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा नहीं है तो आप गुस्सा करोगे और आपका हाथ जुटला के आप उसको दूर कर दोगे। तो सही अच्छे जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य नहीं होता है इस तरह से व्यवहार करना। तो आप आगे बढ़ो जीवन में तो अपने आप में बहुत ही दयालु भाव। महात्मा गांधी क्या कहा करते थे कि राजनीतिक में आप कोई फैसला लेने में अगर संकोच कर रहे हो तो आपके जीवन में बहुत दरिद्र व्यक्ति मिला हो, कभी फटे कपड़े, टूटे चप्पल और ऐसा गरीब आदमी मिला हो जिसके चेहरे पे ये भावना हो कि भाई ये लोग हमारी मदद करेंगे, योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। तो उस व्यक्ति को अगर आप याद करोगे तो आप निश्चित तौर पे गलत फैसला कर नहीं सकते हो। इसलिए बहुत राजनीतिक में काम करने में बड़ा कठिन डगर है, पर फिर भी करने वाले लोग बहुत करते हैं। तपस्या है एक तरह से। महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति बड़े बैरिस्टर थे और वो ऐसी स्थिति पे आ गए कि आधी धोती पहनते और आधी शरीर पे ओढ़ते थे। तो वो चाहते तो अपने जीवन में ऐशो आराम कर सकते थे, परंतु उन्होंने हमेशा देश के प्रति वफादारी, देश के प्रति सहानुभूति, देश की जनता के लिए लड़े वो और हम सबको आज़ादी दिलाई। और कुछ आप सवाल करना चाहो तो पूछ सकते हैं। और अपन अभी काफ़ी समय तक साथ हैं तो अपन बात करेंगे। जिसके मन में जो शंका हो, जो बात हो, कोई पूछना चाहो तो पूछिए। जी सर। सर, जैसा कि आपने कहा कि जनता ने आपको सर आंखों पर बिठाया, पर मेरा मानना है कि आपकी काबिलियत ने आपको उनकी सर आंखों पर बिठाया। देखो, काबिलियत उसी को मानी जाती है जब जनता आपको काबिल माने।
आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, जिस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, अगर आपके मन में भाव अच्छे हैं, सहानुभूति है, श्रद्धा है, कर्मठता है, ईमानदारी है, तब ही आपको सर आंखों पे बिठा सकते हैं। वरना अगर आप में ये अच्छे गुण नहीं है तो जनता सर आंखों पे बिठाने के बजाय पाँव में बिठा देती है। इसलिए हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही अटूट आस्था होनी चाहिए हमारे में। जी सर, अब हमारे साथी आपसे अपने क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत ही उत्सुक है, पर सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं अपने सभी साथियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब हमारे गेस्ट या हमारे साथी बोल रहे होंगे तब हम म्यूटेड रहेंगे, हम डिसिप्लिन में रहेंगे और फर्स्ट टाइम में एक ही क्वेश्चन पूछेंगे और बार बार चैट बॉक्स में मैसेज नहीं लिखेंगे। तो आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो हम पहला सवाल लेते हैं रिद्धि। रिद्धि अपना सवाल पूछे। नमस्कार सर, मैं नमस्कार। उत्तराखंड से आपका डिजिटल बाल मेला में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जिस तरह हमारे देश में रिद्धि बेटा बीच में रोक रहा हूँ। रिद्धि कोहली, आप अपना पूरा परिचय दीजिए, कहाँ से रहने वाली हैं, कहाँ है ना, फिर सवाल पूछे। नमस्कार सर, मैं उत्तराखंड से रिद्धि कोहली आपका डिजिटल बाल मेला में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जिस तरह हमारे देश में वन नेशन वन करेंसी है, वन नेशन वन पेंशन प्लान है, इसी तरह वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं है? ठीक बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वन नेशन वन एजुकेशन, यही कह रहा हूँ ना, क्यों नहीं है ये कहना है ना। देखो, हमारे देश में बहुत विभिन्नताएं हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी हमारा देश बहुत ही अलग अलग स्थितियों में है। भाषाएं हमारी अलग अलग हैं, रहन सहन हमारा अलग अलग है, कल्चर हमारा अलग अलग है। तो एजुकेशन का स्तर जो है, निश्चित तौर पे आपकी भावना बहुत अच्छी है, सवाल अच्छा है, वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। परंतु गुजरात में देखो गुजराती पढ़ाई जाती है, पंजाब में देखो पंजाबी बोलते हैं, तमिल में देखो तमिलनाडु की भाषा अलग होती है। तो एकदम मतलब पूरे देश में ये लागू करना बड़ा कठिन है। देखो, आज हम हिंदी भाषी हैं, अगर हम साउथ में जाएंगे तो तमिलनाडु में तो ऐसी स्थिति होती है, वहाँ हिंदी अगर कोई जानता है तब भी हिंदी नहीं बोलेगा, अंग्रेजी बोल लेगा परंतु हिंदी नहीं बोलेगा। तो ये बड़ा हमारे देश के लोगों में थोड़ी तालमेल की कमी है, समझ की कमी कहें, या क्षेत्रीय जो वाद होता है और क्षेत्रीय भाषाओं का जो प्रभाव ज़्यादा है, उस वजह से ये सारी एजुकेशन का स्तर जो है अलग अलग तरह का होता है, लैंग्वेजेज अलग तरह की होती है। बाकी बहुत सारी एजुकेशन तो एक जैसी होती भी है, टेक्निकल एजुकेशन कंप्यूटर की है, चाहे अंग्रेजी है, चाहे और कोई दूसरी है, ये तो निश्चित तौर पे हमारी एक जैसी मिलती है, परंतु एकदम सिमिलर, एकदम पढ़ाई का थोड़ा सा फर्क होता है, यही मेरा कहना है। ठीक है जी सर, अब अपना अगला सवाल पुनीता पूछिए। थैंक यू सर। सो मच, थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मेरा नाम कौन बोल रहा है, किधर है? सर मेरा नाम पुनीता है, मैं अच्छा, संग्रिया हनुमानगढ़ किधर जिले हैं से आप? हूँ। अच्छा, गुड गुड। हनुमानगढ़ जिले से? संग्रिया हनुमानगढ़ संग्रिया जिला। हनुमानगढ़। ठीक, संगरिया, ओके, थैंक यू थैंक यू। पूछिए सर मेरा पूछिए। आपसे यह सवाल है कि राजनीति में संगठन
राजनीति में संगठन कितना महत्व रखता है, ये कहना चाह रहे हो ना आप? यस। देखो, सरकारें जो बनती हैं वो राजनीतिक संगठन की ताकत से बनती है। राजनीतिक में संगठन जो है प्रमुख होता है, जिस संगठन के अपनी विचारधारा होती है, उस संगठन में कार्यकर्ता होते हैं, उस संगठन में नेता होते हैं, उनका एक दूसरे का प्रोटोकॉल होता है और सब मिलके संगठन को अपनी अपनी जिम्मेदारी के अनुसार मजबूत करते हैं। और संगठन के जो विचारधारा होती है वो आम जनता में प्रचारित की जाती है कि हमारे संगठन की ये विचारधारा है, हमारा संगठन देश के लिए ये सोचता है, राज्य के लिए ये सोचता है, आम लोगों के लिए ये सोचता है, किसानों के लिए ये योजना है हमारी, बच्चों के लिए ये योजना है हमारी। ऐसे ही संगठन अपने विचारधारा को प्रचार प्रसार करके और जनता का बहुमत हासिल करता है और फिर शासन में आता है। इसलिए संगठन, पार्टी और संगठन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं राजनीति के लिए। इसलिए आपके सवाल का जवाब अगर संतोषप्रद मिल गया है तो ओके। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम प्लीज। जी सर। अनादि अग्रवाल अपना सवाल पूछे। थैंक यू। नमस्कार सर, मेरा नाम अनादि अग्रवाल है। मैं छोटी सादी प्रतापगढ़ से हूँ। मैं क्लास 9 की स्टूडेंट हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि सरकारें सामाजिक सरोकार वाली होती है या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, तो फिर वीएचपी, आरएसएस जैसे संगठन और भीम आर्मी जैसी सेना वर्चस्व में है, इनकी जरूरत क्यों? आपकी इस पर क्या राय है? थैंक यू अनादि, अच्छा सवाल किया आपने। देखो, मैंने पहले जैसे कहा था ना, इस देश में कई तरह के लोग हैं। हमारे 135 करोड़ जनता है, सबके अलग अलग विचार होते हैं। कोई न कोई किसी न किसी रूप में समाज के सामने अपनी प्रस्तुति पेश करता है। कोई राजनीतिक दल बनाता है, कोई सामाजिक संगठन बनाता है, कोई आपने जिक्र किया है जैसे संगठन बनाता है, कोई आरएसएस के संगठन बना के काम करता है, कोई भीम सेना जैसे अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए वो एक संगठन बना के काम करता है। परंतु उसके जो विचार होते हैं वो विध्वंसकारी हैं या एक रखने वाले हैं या अच्छे हैं बुरे हैं, इसका फैसला जनता करती है, देश के नागरिक करते हैं। और बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं वो विचार करते हैं कि इन लोगों की क्या नीति है, क्या है। निश्चित तौर पे इन संगठनों के माध्यम से बहुत सारे काम तो बड़े गलत समाज के लिए हो जाते हैं, बहुत सारे काम ठीक भी होते हैं। अलग अलग विचार, कई संगठन होते हैं। इन संगठनों के माध्यम से कोई अपना मतलब सिद्ध करता है, तो कोई समाज का काम करता है, कोई धार्मिक काम करता है, कोई अलग अलग काम होते हैं। इसलिए आपका कहना ठीक है, आप बच्चों का सोचना बड़ा अच्छा है, परंतु हमें अच्छे संगठन से जुड़ने का मन में हमेशा हमारा संकल्प होना चाहिए। हम ऐसे किसी संगठन में जुड़ के काम नहीं करें जो संगठन हमारे देश की नुकसान करे और समाज को तोड़ने वाला काम करे या समाज में गलत परंपरा स्थापित करे। ऐसे संगठनों से हमें बचना चाहिए और अच्छे विचारों के हितकारी संगठन जो भी होते हैं उनसे मिलके हम अपने आप को सेवा का काम कर सकते हैं। जी सर, अब हम निशा प्रजापत अपना सवाल पूछे। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम निशा प्रजापत है और मैं जयपुर जिले की रहने वाली हूँ। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आजकल संगठन के बिना कोई भी काम नहीं होता। मनुष्य भी अपने सभी काम संगठन से करता है, तो क्या सरकार भी अपना काम संगठन से करती है? और अगर वो संगठन से कार्य नहीं करती है तो उनसे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है? देखो, अच्छा सवाल है आपका। समाज भी एक समूह है, संगठन से ही समाज बनता है और राजनीतिक पार्टियां भी समूह संगठन
बना के और फिर ही आगे काम करती हैं। संगठन बड़ा संगठन बना के अलग अलग जिम्मेदारियां बांटते हैं, अलग अलग समाज में जो जो अपने विचार हैं उनका प्रचार प्रसार करती हैं, और इस तरह से मेहनत करने के बाद मत मत हासिल करते हैं, बहुमत प्राप्त करते हैं और सरकारें बनाते हैं। जब सरकार काम करती है, उस संगठन के विचारधारा के अनुरूप काम करती है, तब तो संगठन में सब अच्छा चलता है। सरकार कहीं मनमानी करने लग जाती है या संगठन के सिद्धांत के हिसाब से काम नहीं करती है, ऐसे समय में दिक्कत आती है। संगठन को भी दिक्कत आती है, सरकार को भी दिक्कत आती है, क्योंकि आखिर में अगर विद्रोह होगा तो संगठन में टूट होगी, संगठन में लड़ाई झगड़े होंगे या संगठन में वैचारिक मतभेद हो जाएंगे, तो सरकार को भी संकट में डाल सकते हैं। और 5 साल बाद जब चुनाव होंगे या वापस बहुमत हासिल करना होगा तो संगठन के लोग निष्क्रिय हो जाएंगे, तो सरकार बनाने में परेशानी खड़ी होगी। इसलिए निश्चित तौर पे संगठन और सरकार को तालमेल रखना आवश्यक है, एक दूसरे को समझने आवश्यक है और एक दूसरे का सहयोग करना भी आवश्यक होता है। इसलिए निश्चित तौर पे आपका कहना ठीक है कि अगर संगठन के विचारों के अनुसार सरकार काम नहीं करे तो वैचारिक मतभेदों के कारण संकट खड़ा हो सकता है। जी थैंक यू सर। अब हम अपना सवाल पूछे। जीत अपना सवाल। नमस्ते सर, मैं जीत तलेसा कुशलगढ़ से हूँ और मैं कक्षा 6ठी में पढ़ता हूँ। मेरा आपसे यह क्वेश्चन है, संगठन और सरकार का क्या दायित्व होता है? देखो बेटा, तलेसरा प्रीति तलेसरा मदर का नाम है। अच्छा ओके, मदर का नाम है जीत है। देखो, संगठन की बड़ी जिम्मेदारी होती है। संगठन की जिम्मेदारी ये होती है कि एक तो विश्वास हासिल करना जनता का, और अपने उस विश्वास के माध्यम से संगठन को और मजबूत करना, प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों का बहुमत हासिल करना, ताकत बढ़ाना और अच्छे विचारों के आधार पर सरकार का गठन करना। कि जैसा मैंने कहा, सरकार और संगठन के तालमेल अगर है तो राज्य में भी शांति, विकास के काम भी अच्छे होते हैं और संगठन शक्तिशाली होता है। जब संगठन शक्तिशाली बनेगा तभी हम राज में आएंगे, शासन में आएंगे। संगठन अगर कमजोर हो गया तो शासन में नहीं आएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि संगठन को ताकतवर बनाने में सरकार का और संगठन के जिम्मेदार लोगों का सामूहिक कर्तव्य होता है। सरकार अगर बनने के बाद मनमानी करने लग जाएगी तो निश्चित तौर पे संगठन कमजोर होगा, संगठन नाराज होगा, तो एक दूसरे को समझने में फर्क पड़ेगा। ये है। जी सर, अब हमारे साथी जोगाराम जी अपना सवाल पूछेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं जोगाराम, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुमे की बेरी, जिला बाड़मेर, राजस्थान, आप सभी का डिजिटल बाल मेला के मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सर मेरा प्रश्न यह है कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली होनहार प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और क्या कदम उठाने की आवश्यकता है? देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि अभी विशेषकर हमारी नई पीढ़ी को, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सही रास्ता बताने के लिए, कम उम्र में वो कहीं बाल श्रमिक नहीं बन जाएं और स्कूल नहीं छोड़ दें, इस हेतु राजस्थान की सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने बाल अधिकारिता विभाग बनाया है। वो बालकों के अधिकारों की रक्षा, उनके हितों की रक्षा करने के साथ साथ उनको आगे रास्ता कैसे बनाया जाए और उनके अधिकारों का संरक्षण कैसे किया जाए, उसके लिए उन्होंने ये अलग से विभाग बनाया है।
किसी भी राज्य में ऐसा प्रयास नहीं है, और यहाँ है 500 करोड़ का उन्होंने बजट की घोषणा की है। अभी बाल संरक्षण के लिए समितियां ग्राम स्तर पर बनेगी सब जगह, तो ये एक अच्छा प्रयास है। और हमेशा बालकों को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी को मजबूत कब बनावें ताकि हमारा देश मजबूत हो सके। इसलिए मैं आपसे ये सहमत हूँ कि बालकों को या ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी हमारे बालक बालिकाएं हैं उनको अच्छा वातावरण मिले, उसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना चाहिए और कर रहे हैं। जी सर। थैंक यू सर। लक्ष्या अपना सवाल पूछे। लक्ष्या। तो सर, मेरा नाम लक्ष्य सेठिया है, मैं गुवाहाटी में रहता हूँ, मैं कक्षा 4 में हूँ। मेरा सवाल ये है कि राजनीति में जाने के लिए परिवार का सपोर्ट कितना जरूरी है? थैंक यू सेठिया जी, आपने अच्छा सवाल पूछा। राजनीति में जाने के लिए पद जरूरी नहीं है, ये कह रहे हो ना आप, या जरूरी है, क्या कह रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूँ कि परिवार का सपोर्ट कितना जरूरी है? परिवार का सपोर्ट कितना जरूरी है? निश्चित तौर पे देखो, परिवार का सपोर्ट अगर नहीं हो तो आप राजनीतिक में सरवाइव नहीं कर सकते। परिवार का सपोर्ट अगर आपको होगा तो निश्चित तौर पे आप खुल के काम कर सकेंगे, अपना प्रचार प्रसार कर सकेंगे, लोगों से मिलजुल सकेंगे। और परिवार में कलह होगा, परिवार के लोग आपको पसंद नहीं करेंगे तो आपको राजनीतिक में सफलता भी नहीं मिलेगी। और आपको राजनीति में काम करने के लिए परिवार के लोग सब लग जाते हैं, चाहे आप कोई जिम्मेदारी का चुनाव लड़ रहे हो या कोई और संगठन का काम कर रहे हो, तो परिवार के लोग आपकी प्रशंसा, आपकी सहायता करने के लिए अपने अपने स्तर पे सब जगह मदद करेंगे। तो निश्चित तौर पे परिवार का योगदान बड़ा जरूरी है, और परिवार मदद करेगा तो निश्चित तौर पे आपको सहायता मिलेगी राजनीति में आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सर। हमारी साथी ललिता बाबल अपना सवाल पूछे। सर्वप्रथम श्री रघुवीर सिंह जी मीणा, मेरा आपको सादर प्रणाम। प्रणाम 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 बेटा, प्रणाम। मैं ललिता बाबल नागौर जिले से आपका इस डिजिटल पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू सो मच। सर, हम जानते हैं कि संगठन में ही शक्ति होती है। ठीक है। हम बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हम भी संगठन में रहते हैं, हम सब मिलकर अपना काम करते हैं। तो सर, मेरा क्वेश्चन है कि संगठन में किस प्रकार के व्यक्ति का होना आवश्यक है? हो गया सवाल आपका? जी सर। निश्चित तौर पे संगठन में ही शक्ति है, हम जानते हैं। और उदाहरण के तौर पे भी हम देख सकते हैं कि एक उंगली अगर किसी को मारोगे तो वो उंगली टूट भी सकती है। अगर ये 5 उंगलियां एक मुट्ठी बन के अगर किसी को मारेंगे तो उसका आगे उसका दांत टूट सकता है, परंतु हमारे मुट्ठी नहीं टूटेगी। तो संगठन में भी वही बात है, अगर संगठन में सब इकट्ठे होके और कोई काम करेंगे तो सफलतापूर्वक कामयाबी भी मिलेगी। और इसी तरह से राजनीतिक में भी यही होता है कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए व्यक्ति जो होता है, मुखिया जो होता है, वो बड़ा शालीन होना चाहिए, मृदुभाषी भी होना चाहिए, सबको सुनने वाला भी होना चाहिए, सबके आदर करने वाला भी होना चाहिए, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, बड़े छोटे का भेद समझता हो और सबको स्नेह से रखे, वही परिवार की तरह रख सकता है ताकि संगठन मजबूत हो सके। इसलिए संगठन में जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसको उसकी जिम्मेदारी विशेष होती है, उसको ज़्यादा जिम्मेदारी अपने आप महसूस करानी पड़ती है, तब जाके छोटे जो लोग कार्यकर्ता होते हैं, चाहे समाज के लोग होते हैं, वो उसके साथ जुड़ के और ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा सहयोग करते हैं, उससे संगठन मजबूत होता है।
थैंक यू सर। वेलकम। जी सर, हमारे साथी काव्य गादिया अपना सवाल पूछे। नमस्कार सर, मेरा नाम काव्य गादिया है और मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं कुशलगढ़ से हूँ। सर, मेरा आपसे यह क्वेश्चन है कि कोविड-19 के चलते सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई, इसमें बहुत ज्यादा गरीब लाभ उठा पाए या बहुत सारे अमीर लाभ उठा पाए, तो बीच वाले लोगों का क्या? सरकार ने क्या सोचा है बीच वाले लोगों के लिए? वो भी तो इसी दौर से गुजर रहे हैं। देखो बेटा, सरकार के लिए चाहे गरीब हो, चाहे बीच वाले हो, चाहे अमीर हो, सबकी कीमत बराबर थी। सबको, देखो अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो 5 लाख तक का बीमा जो किया है वो सभी के लिए, उसमें कोविड की जो बीमारी है वो भी उसी में सम्मिलित है। 5 लाख तक का जो खर्चा है वो राज्य सरकार उठाएगी। अब देखो इसमें होता क्या है कि कोविड की बीमारी बहुत भयंकर हमारे पूरे दुनिया में फैल गई, तो अमेरिका जैसे देश भी तबाह हो गए, तो हम भी बहुत परेशान हुए हैं, लाखों लोग मर गए, लाखों लोग ग्रसित हो गए। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने तो अपना काम किया, सरकार ने योजना बना दी, सबके लिए वैक्सीन निकाली, सबके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की, सबके लिए हॉस्पिटल के लिए। अब इसमें शिक्षा की कमी की वजह से ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हमारे भाई बहन हैं वो हॉस्पिटल जाने में संकोच करते रहे, गलत गलत प्रचार करते रहे कि भाई हॉस्पिटल जाएंगे तो मर जाएंगे, या कोई देसी इलाज कराते रहे। ऐसी स्थिति में बहुत सारे तो मर गए, बहुत सारे इस बीमारी के प्रति अवेयर नहीं थे कि क्या है, ठीक है मजदूर अपनी मेहनत कर रहा है, तो जिनके इम्यूनिटी पावर मजबूत था वो तो बच गए, जो कमजोर था वो मर गया, हॉस्पिटल नहीं गया वो भी परेशानी में रहा। शहर के लोग, पढ़े लिखे लोग, होशियार थे, वो इस योजना का लाभ जल्दी से उठा गए, हॉस्पिटल पहुंच गए, ऑक्सीजन का लाभ ले लिया, या तो इंजेक्शन रेमडेसिविर वगैरह जो भी इंजेक्शन थे वो भी काम में ले लिए, वैक्सीन लगवा दी। इन सारी चीज़ों की वजह से उनको पहले लाभ मिला। बाकी सरकार के लिए सभी समान रूप से सबकी जानें समान रूप से हैं, इसलिए सरकार सबको बचाना चाहती है। इंसान महत्वपूर्ण है, इसलिए सरकार सबके लिए समान रूप से काम करती है और सबका लाभ उठाती है। हमें भी प्रचार करना चाहिए, आप बच्चे हो, स्कूल वाले हो, जो भी अनपढ़ लोग हैं, चाहे गाँवों के लोग हैं, उनको कहना चाहिए वैक्सीन सब लगाओ। वैक्सीन लगाने से, दोनों टीके लगाने से हम संक्रमित तो हो सकते हैं भले, परंतु मर नहीं सकते, इसलिए वैक्सीन लगाना आवश्यक है। और जो प्रोटोकॉल है कोविड का, उसका पालन करवाने में आप बच्चों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आप कहोगे तो आपकी बात को बड़े भी मानेंगे कि बच्चे कह रहे हैं इसका मतलब बात सही है, इसलिए आप सब मिलके भी इसका प्रचार प्रसार करें। सरकार अपनी जगह काम करती है, पर मानव सेवा में हम सब जुट के काम करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है, मानना है। थैंक यू जी, अब पीयूष अपना सवाल पूछे। धन्यवाद माई। नमस्कार सर। नमस्कार 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 पीयूष। मैं पीयूष गोयल, हनुमानगढ़ राजस्थान से आपका इस डिजिटल बाल मेला के इस लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू भैया। आज संगठन का मुद्दा है, तो हम संगठन की महिमा को समझाने के लिए मैं एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। एक बार एक व्यक्ति अंगूर खरीदने बाजार गया। उसने फल वाले से पूछा कि अंगूर क्या भाव है। सब्जी वाला बोला 80 रुपये किलो। पास ही कुछ टूटे हुए अंगूर के कुछ दाने पड़े थे। उसने पूछा ये क्या भाव है? वो बोला 30 रुपये किलो। उसने पूछा इतना कम दाम क्यों? वो बोला साहब है तो ये भी बहुत बढ़िया, लेकिन अपने गुच्छे से टूट गए। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि संगठन, समाज, परिवार, ये सब भी अनेकता में एकता की पहचान है, अनेकता में एकता का उदाहरण है। इनसे अलग होने पर हमारी कोई कीमत नहीं रहती। अक्सर कहा जाता है कि अकेले में अक्सर हम अपनी परछाइयों से डर जाते हैं, अकेले में अक्सर हम अपनी परछाइयों से डर जाते हैं। साथ मिले अगर किसी का तो हम दुनिया जीत जाते हैं, हम दुनिया जीत जाते हैं।
ज्यादा समय न लेते हुए मेरा सवाल आपसे है कि आप अपने अनुभव के अनुसार बताइए कि आपको ज्यादा अच्छा क्या लगा, उदयपुर का सांसद बनकर जनता की सेवा करना या फिर CWC का सदस्य बनकर अपनी पार्टी अपने संगठन के लिए कुछ करना। धन्यवाद। थैंक यू, सवाल अच्छा किया भाई पीयूष। देखो, मैं शुरू से ही संगठन का व्यक्ति रहा हूँ। राजनीतिक में शुरुआत मेरी संगठन से हुई है। 1985 में यूथ कांग्रेस का ब्लॉक का अध्यक्ष बना था। उसके बाद मैं सरपंच रहा, उसके बाद मैं MLA बन गया। दूसरी बार जब MLA बना तब मैं पूरे राजस्थान का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना। उसके पहले संगठन में वाइस प्रेसिडेंट भी था। तो संगठन में जुड़ के मैंने बहुत ही युवाओं का काम भी किया, मिनिस्टर भी रहा। तो मैं यूथों का रहा, यूथ अफेयर्स मिनिस्टर रहा। तो युवाओं के बारे में जितनी भी हमारे खेल एक्टिविटीज हैं, चाहे यूथ मूवमेंट पे जो भी काम है, वो सब किए हैं। तो निश्चित तौर पे मुझे संगठन में ज़्यादा काम करने का अवसर मिला है और संगठन के प्रति मेरी अच्छी पकड़ भी रही है, काम भी किया है और रुचि भी रही है। क्योंकि MLA MP संगठन के आधार पे ही बनते हैं। संगठन में आप अच्छा काम करोगे तो पार्टी आपका पहचान करके आपको MLA MP बनाएगी। MLA MP बनना एक अलग बात है, ठीक है, अवसर मिल गया तो आप MP बन गए, अवसर मिल गया था आप MLA बन गए, अवसर मिल गया था आप सरपंच बन गए। परंतु संगठन हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, संगठन हमारा मजबूत होना चाहिए और वो अच्छा ईमानदारी से काम करेंगे तभी संगठन मजबूत होगा। 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 20 होंगे, 100 होंगे, हजारों होंगे, तो एक विचारों के मजबूत लोग अगर काम करने वाले, निष्ठा से काम करने वाले संगठन में होंगे तो संगठन मजबूत होगा। और मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव यही रहा, संगठन में काम करना अच्छा रहता है। धन्यवाद सर, अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू बेटा। अब हमारी साथी मंजू अपना सवाल पूछे। नमस्कार सर, मेरा नाम नेहा चौधरी है। मैं जयपुर जिले की रहने वाली हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन है कि राजनीति में भ्रष्टाचार क्यों बढ़ता जा रहा है और आम जनता भी धीरे धीरे क्यों शामिल होती जा रही है? तो क्या हमारे देश में इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है? नेहा, आपने सवाल आज के समय के हिसाब से अच्छा सवाल पूछा है और बात भी बिल्कुल ठीक है। मैंने शुरुआत में ही कही थी ये बात कि राजनीतिक में जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करेगा, हालांकि उसको बहुत ही मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति को, क्योंकि वो आज के ज़माने में जो चकाचौंध है या भौतिकवादी युग है, उन सारे सुखों को प्राप्त नहीं कर पाएगा वो अगर ईमानदारी से काम करेगा। उसके परिवार को भी कष्ट झेलना पड़ेगा, बच्चों को भी वो सुविधा नहीं दे पाएगा जो सुविधा आज के ज़माने में है। परंतु फिर भी ईमानदारी एक राजनीति के लिए गहना है। अपना जो शरीर पे गहना पहनते हैं वो गहना है ईमानदारी, और व्यक्ति में ईमानदारी होगी तो निश्चित तौर पे हमारे राष्ट्र को हम मजबूत कर पाएंगे। आप सबने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे देश के, तो वो कोट जो था उनका, कोट तुरपाई की सिलाई किया हुआ था। तो ऐसे ऐसे लोग थे और उनके बच्चे की फीस जमा कराने में लाइन में लगे थे वो। तो इसलिए ईमानदारी का अलग इनाम होता है, अलग पहचान होती है, अलग ताकत होती है। और भ्रष्ट लोग जो होते हैं उनको हमेशा जीवन में क्षणिक लाभ तो मिल जाएगा, परंतु जीवन भर उनकी पीढ़ियों तक लाभ नहीं मिलेगा। जेल में भी जाएंगे, समाज की क्रिटिसाइज भी सुनेंगे। और समाज में देखो, ये बात सही है, समाज को भी सपोर्ट करना चाहिए। ईमानदारों और बेईमानों के बीच में फेर अगर जनता नहीं करेगी तो फिर बेईमानी जो है, भ्रष्टाचार है, वो समाज में फैल जाएगा। आज मानसिकता ये हो गई है समाज की भी, लोगों की भी, आम लोगों की। थाने में अगर जाएगा
तो थानेदार ने या सिपाही ने अगर उससे पैसे नहीं लिए तो उसके मन में एक बीमारी रहेगी कि पैसे तो लिए नहीं, मेरा केस बिगाड़ देंगे। डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर अगर फीस नहीं लेगा तो उसके मन में ये रहेगा डॉक्टर ने फीस ली नहीं, इसका मतलब मेरा इलाज सही नहीं करेगा। ये जो हमारी मानसिकता है ना, ये मानसिकता हमको निकालनी पड़ेगी, समाज से निकालनी पड़ेगी दूर। और निडर होके व्यक्ति हमेशा अपना काम कराने के लिए दूसरे आगे वाले को भ्रष्ट करता है, अपना काम जल्दी कराने के लिए भ्रष्ट करता है। मैं मेरा उदाहरण दूं, मेरा कोई बहुत सालों पुराना बात, 81-82 के आसपास की बात है। किसी ऑफिस में मेरा कोई काम पड़ा था, तो बाबू ने मेरे को कहा कि ठीक है 31 दिन बाद आ जाना आप। तो मैंने कहा 31 दिन बाद ऐसा क्या है? तो वो तो लाइन से होता है भाई। तो मैंने कहा और क्या रास्ता है? और तो रास्ता है, 7 दिन में भी दे सकते हैं, पर उसकी थोड़ी अलग अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, रात को भी काम करना पड़ेगा, दिन को भी करना पड़ेगा। तो ऐसी क्या व्यवस्था है? तो आप समझ जाओ ऐसी क्या व्यवस्था है, वो मेरे से कहे। तो इसलिए अगर मैं ये कहता कि हाँ ठीक है आप कह रहे हो ये पैसे ले लो 7 दिन में कर देना, तो वो कर देता। पर मैंने कहा ठीक है मैं 31 दिन बाद ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरी कोई रजिस्ट्री का था तो 31 दिन बाद ले जाऊंगा। तो ये हिम्मत हमें करनी पड़ेगी, डेट समय भी का इंतजार भी करना पड़ेगा हमको। और अगर हम ईमानदार हैं तो अगले को भी ईमानदार होना पड़ेगा। अगर हम भ्रष्ट हैं, हम उसको पैसे देके भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। इसलिए हमेशा निडर होकर काम करना चाहिए, निडर होकर अपनी बात कर रखनी चाहिए, अधिकार पूर्वक अपनी बात रख के कहना चाहिए तुम्हारी ड्यूटी है ये काम करिए। तो सत्य को कठिनाई हो सकती है पर सत्य हार नहीं सकता है। इसलिए बहुत ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है बेटा। अच्छा काम, अच्छा सवाल पूछा, और ईमानदारी ही हमारा गहना होना चाहिए। थैंक यू सर। वेलकम। सर अब आगे और सवाल पूछने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी। जी सर सवाल बहुत ज्यादा है और समय कम, तो हम क्या एक साथ 3 प्रश्न ले सकते हैं? क्या क्या कहा आपने? सर सवाल बहुत ज्यादा है, समय कम, तो क्या हम एक साथ 3 प्रश्न ले लें ताकि हमारे सभी हाँ साथी। हाँ हाँ हाँ, ले लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सवाल ताशवी, क्या आप यहाँ हैं? सर मैं यहाँ हूँ। हाँ बेटा। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम तशवी शर्मा है और मैं गुजरात अहमदाबाद से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आप इस डिजिटल बाल मेला के ऑनलाइन पढ़ने पर हम सब बच्चों के साथ जुड़े। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि हम बच्चों का सबसे प्रिय गार्डन बहुत कम मात्रा में है गुजरात में, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एक डिसाइडेड किलोमीटर पर होने चाहिए गार्डन और एक टॉयलेट, क्यों पर वो साफ और स्वच्छ होने चाहिए? वैसे नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ, पर हमारा होम टाउन राजस्थान जयपुर में है। और जब हमारे बीच का ट्रैवलिंग टाइम होता है तो जब हम रेस्टोरेंट्स में वॉशरूम के लिए रुकते हैं होते हैं और बिल्कुल भी साफ नहीं होते हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो साफ होने चाहिए और डिसाइडेड किलोमीटर्स पर होने चाहिए? जी, अब अगला सवाल पूछेंगे ऋषिकेश। ऋषिकेश, गुड इवनिंग सर, मैं लक्ष्मी शर्मा करौली सपोर्टरा से हूँ और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा प्रश्न है कि राजस्थान सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, इसका पूरा प्रचार प्रसार होना ही चाहिए जिसमें लोगों को दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हो सके। सरकार को नीचे के स्तर पर योजनाओं को पूरी तरह फोकस रखना चाहिए। आज देश का किसान पूरी तरह परेशान है, इसमें आपका क्या विचार है? अब लावण्य राठौड़ अपना सवाल पूछे। नमस्कार सर, मैं लावण्या राठौर जयपुर के MGPS स्कूल की स्टूडेंट हूँ।
सर, जैसा कि आपने कहा कि संगठन सरकार बनाता है, तो क्या संगठन अपने हितों के लिए सरकार पर दबाव भी देगा? बहुत अच्छा। और बस? हाँ जी सर, अब आप अपना जवाब दीजिए। थैंक यू। देखो, तश्वी ने पूछा कि गार्डन एक सर्टेन डिस्टेंस पे होने चाहिए, साफ अच्छे होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए और मन भावन होने चाहिए। बिल्कुल मैं आपके इस विचार से बिल्कुल सहमत हूँ। होना ऐसा ही चाहिए। जहाँ टॉयलेट की बात की, जहाँ रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए और सर्टेन डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो निश्चित तौर पे आपके दोनों सवालों, दोनों ये बातों से मैं 100% 100% सहमत हूँ। और जहाँ भी जो भी मंच होगा हमें ये विचार रखने का, आपकी भावनाएं निश्चित तौर पे हम रखेंगे और आने वाले समय में जब भी ऐसा मौका मिला तो हम इस सवाल को हर जगह प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। दूसरा, लक्ष्मी थैंक यू सर। हैं, आपने बताया था कि कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार की होती हैं, इनका प्रचार प्रसार होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रचार प्रसार राज्य सरकार अपने स्तर से तो करती है, परंतु हम सबको भी इसका प्रचार करना चाहिए। जैसे 5 लाख का बीमा है राज्य सरकार द्वारा, जो बीमा की योजना है बीमारी के उसमें, तो वो निश्चित तौर पे हमको प्रचार इसका ज़्यादा करना चाहिए, ताकि हर घर में किसी न किसी तरह से बीमारी तो होती है, तो उस बीमारी से निजात दिलाने के लिए हॉस्पिटल में लोगों को जानकारी नहीं होती है कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो पैसे कहाँ से लाएंगे। उनको अगर ये जानकारी होगी कि भाई हम राज्य सरकार हमें 5 लाख तक का इलाज कराने का फ्री में वो देती है, पैसा देती है। चिरंजीवी योजना है, उस योजना का प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, बहुत कल्याणकारी योजना है। बच्चों के लिए हमारी योजना जो है, जैसे सरकार ने बाल अधिकारिता विभाग जो बनाया है, इसके क्या उद्देश्य हैं, कहाँ कहाँ इसके कोर्ट हैं, कहाँ कहाँ इनके ये ग्राम स्तर पर कमेटियां बनी हैं, तो इसका ग्राम गठन का उद्देश्य क्या है, ये प्रचार प्रसार हमको करना चाहिए। बहुत सारी अनेकों योजनाएं हैं हमारे बच्चों के, स्कॉलरशिप की योजनाएं हैं, चाहे साइकिल की योजना है, चाहे पढ़ाई, हमारे प्रियदर्शनी पुरस्कार हैं, और यूजी पीजी उन सब के लिए जो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से होती है, उसका प्रचार प्रसार हमको करना चाहिए। हमको खुद को भी जानकारी होनी चाहिए और एक दूसरे हमारे कलीग्स में, भाइयों में, बहनों में, सब में प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सबको हो और उसका लाभ उठा सके। विशेषकर गांवों में रहने वाले हमारे जो भाई बहन होते हैं, उनके पास टीवी नहीं होती है, अखबार नहीं जाते हैं, तो सरकार की योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल पाता है। और जब उनको जानकारी मिलती है तब तक तो वो योजनाएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, उनका प्रचार प्रसार खूब करना चाहिए और आपको भी अपना एक दायित्व समझ के जानकारी हासिल करके प्रचार प्रसार करना चाहिए। तीसरा सवाल, राठौड़ बेटा, आपने संगठन के बारे में कहा। संगठन के बारे में निश्चित तौर पे मैंने आपसे पहले कहा कि संगठन में शक्ति होती है, संगठन में एकता होती है, संगठन मजबूत होता है तो उसके बिहाफ पे सरकार बनती है। सरकार अगर सही ढंग से काम नहीं करे तो संगठन की ड्यूटी हो जाती है कि वो उचित मंच पे संगठन सरकार के खिलाफ आवाज उठावे, हमारे सिद्धांतों के, हमारे विचारों के जो उद्देश्य हैं, शासन बनाने के जो उद्देश्य हैं,
उन उद्देश्यों से अवगत कराया है संबंधित जो भी सरकार के मुखिया हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे और जिम्मेदारी जिनके पास है, उन सबको मंच पे, जो भी मंच होता है संगठन का, उस संगठन के मंच पे आवाज उठानी चाहिए और उठाते भी हैं। इसलिए आप सबको धन्यवाद, अच्छे अच्छे सवाल किए हैं आपने। अगर मैं महसूस करता हूँ कि आप संतुष्ट होंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर। अब हिमांशु अपना सवाल पूछे। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर माय नेम इज हिमांशु फ्रॉम श्री गंगानगर रायसिक नगर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको भविष्य में भारत का प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हो तो आप सबसे पहले भारत में क्या सुधार लाओगे और किस तरह की राजनीति का संगठन करना चाहोगे? वाह वाह वाह, बहुत जोरदार सवाल पूछा और मेरे मतलब का सवाल पूछ लिया, काम की बात कही है आप। मैं प्रधानमंत्री बनो नहीं बनो, पर हिमांशु क्या नाम बताया आपने? क्या नाम है आपका बेटा? हिमांशु, आपका नाम क्या है? हिमांशु पूनिया। हिमांशु पूनिया। चलो, हिमांशु पूनिया ने तो मुझे प्रधानमंत्री बना ही दिया। अब मुझे प्रधानमंत्री अगर बना दिया देश का, तो मैं सबसे पहले मेरा कर्तव्य जो है वो देश के प्रति समर्पित कर दूंगा। जो हमारा देश का अन्नदाता है उसको कभी 8-8 महीने तक, 9-9 महीने तक हड़ताल पे बैठना पड़े, ऐसा काम नहीं करूंगा। हमारे बच्चों के लिए अच्छे से अच्छी शिक्षा कैसे दिला सकते हैं, उनको शिक्षा आसान कैसे मिल सकती है, एक जैसी कैसे मिल सकती है, बिना भेदभाव वाली कैसे मिल सकती है, और सबके लिए चिकित्सा की व्यवस्था कैसे की जा सकती है अच्छी, इन बातों पर विशेष ध्यान दूंगा। इसलिए थैंक यू हिमांशु बेटा, आपने मेरे को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। धन्यवाद सर, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। मैं माही जैन, कुशलगढ़ से। सर, हमारे देश में कई संगठन बन रहे हैं और यह संगठन सरकार को दबाव में रखकर अपने कार्य कर लेते हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि संगठन में इतनी शक्ति है कि वह सरकार को भी दबाव में ले ले, या सरकार अपने नियम से अपना कार्य करती है, वह संगठन के दबाव में नहीं होती? सर, इसमें आपका क्या कहना है? देखो बेटा कि अच्छा, बोल लो या साहब नोट कर लूं? सर आप गुड नेम क्या 3 सवाल कह रही थी ना? अब तीन बस आखिरी है? नहीं सर, मैं अब शानम अपना सवाल पूछ। मैं क्वेश्चन पूछूं? गुड नेम क्या बताया आपने? माही जैन। माही। संगठन दबाव बना के सरकार पर अपना दबाव बनाती है। ठीक है, ठीक है। अब तीसरा सवाल। जी सर, अब शानम अपना सवाल पूछे। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। माय नेम इज शानम अख्तर एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। सर, ओके, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप इस डिजिटल बाल मेला मंच पर आकर हम बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। थैंक यू। तो सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि राजनीति में संगठन और सरकार एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन किसी विषय पर अगर दोनों की राय ना मिले तो वह जनता के हितों को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? थैंक यू। पहले तो हिमांशु का जवाब दूं। हिमांशु बेटा, देश के प्रधानमंत्री वाली बात मैंने कह दी, ठीक है। अब माही जैन का संगठन दबाव बनाकर कई काम करा देती है, ये बात ठीक कह रहे हो आप। देखो, एक संगठन की अगर सरकार बनती है तो संगठन और सरकार में तालमेल रहता है। बहुमत अगर एक संगठन का नहीं मिला और 2-3 बहुमत और 2-3 संगठनों का और बहुमत हासिल करना पड़ा या उनका सहयोग लेना पड़ा,
तो ऐसी स्थिति में वो हमेशा ब्लैकमेलिंग करेंगे सरकार के साथ, अपने हित आगे रखेंगे, ब्लैकमेल करके काम कराएंगे, जो काम सरकार नहीं करना चाहती है वैसे भी कराएंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनका बहुमत लेना है। तो ऐसी स्थिति में देश के हमारे मतदाता हैं, देश के नागरिक हैं, उनकी ये ड्यूटी बन जाती है कि हमेशा एक संगठन को बहुमत दे। टुकड़ों में अगर हम बांट देंगे, ये सीधी सी बात है, एक लोटा हमारे पास अगर पानी है, एक पौधे के जड़ में अगर डालेंगे तो वो पौधा जीवित रहेगा। एक लोटे पानी को हम 4-5 पौधों को देंगे तो पांचों मर जाएंगे। वही स्थिति यहाँ है कि अगर एक संगठन है, एक पार्टी को अगर हम बहुमत देते हैं तो वो 5 साल तक बिना किसी डर के शासन करेगा। और हमने टुकड़ों में बांट दिए हमारे मत, हमारे वोट, तो वो 4-5 वोट जो पार्टियां जो होगी वो खींचातान करके जनता का नुकसान करेगी, क्षेत्र का नुकसान करेगी, प्रदेश का नुकसान करेगी, देश का नुकसान करेगी। इसलिए हमेशा हमको एक संगठन किसी को बहुमत देना चाहिए। शानोम का सवाल है, राजनीतिक में संगठन और सरकार अगर आपस में झगड़ते हैं तो नुकसान देश का, जनता का निश्चित तौर पे माही का सवाल और ये मिलते जुलते हैं। इसलिए जुलते हैं कि संगठन और सरकार में अगर विद्रोह हुआ, झगड़ा हुआ, तो संगठन सरकार की योजनाओं को प्रचार प्रसार में मदद नहीं करेगा और उसको कमजोर करने की या उसको बदनाम करने की कोशिश करेगा, और सरकार संगठन को बाईपास करने की कोशिश करेगा। तो ऐसी स्थिति में बीच में जनता जो है वो पीसती है। हमारी युवा पीढ़ी हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे जो ऐसे नीडी लोग हैं जिनको ये अपेक्षा है कि भाई सरकार के माध्यम से हम सबको योजनाओं का लाभ मिले, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे संगठन और सरकार की अगर एकता नहीं है तो आम लोगों को, राज्य को नुकसान होता है। ये बात सत्य है। थैंक यू। जी सर, अब काना अपना सवाल पूछे। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मैं काना नवेरा, करौली जिले के सपोटरा तहसील से। अच्छा अच्छा। मेरा आपसे सर एक क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार को 1 वर्ष पूर्व बड़े राजनेताओं के इशारे पर गहलोत सरकारों को गिराने की पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन सरकार के लोकप्रिय नेता अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री ने सरकार पर कोई आंच नहीं आने दी एवं आज पूरी ताकत से राजस्थान की जनता की सेवा कर रहे हैं। इस पर आपके क्या विचार है और आने वाले समय में सरकार की क्या नई प्लानिंग है? जी सर, अब कांता अपना सवाल पूछे। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं आर्य शर्मा। आर्य शर्मा कहाँ से है? कांता शर्मा कहाँ से हो? कांता की आवाज नहीं आ रही है। कांता की आवाज नहीं आ रही है। यहाँ कोई टेक्निकल इशू आ गया है। अच्छा। तो हम इसका सवाल बाद में ले लेंगे। कोई बात नहीं। सवाल पूछे। जी। कांता के 2 फोटो के साथ कौन पूछ रहा है? लक्ष्या अपना सवाल पूछे। क्या आप यहाँ पर है लक्ष्या? दीदी मैं पूछ लूं? मेरा नंबर अभी तक नहीं आया। ओह, नेहा कुशल। ठीक है, नेहा अपना सवाल पूछे। दीदी मेरा नाम खुशहाल है। अच्छा अच्छा, खुशहाल है। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम खुशहाल जैन है। मैं गुवाहाटी में रहता हूँ।
अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कहा जाता है कि संगठन में शक्ति होती है, तो हमारे देश में सरकार शक्तिशाली कैसे है, जबकि कई बार सरकार बहुमत से नहीं जीतती, फिर भी उसके पास ज्यादा पावर कैसे है? संगठन ही कार्य क्यों नहीं करता जो जनता के हित में हो? ठीक है, बस यही है ना। ठीक है, हाँ। अब कांता की आवाज नहीं आई और लक्ष्या की आवाज नहीं आई। अब अपन, हाँ, कान्हा ने बहुत अच्छा सवाल किया। कान्हा, राजस्थान की जनता हमेशा ये अपेक्षा करती है कि हम पूरा बहुमत देके 5 साल के लिए एक सरकार को चुनते हैं, वो सरकार 5 साल निकाले और प्रदेश में हमारी जितनी भी जरूरतमंद चीजें हैं वो उपलब्ध करावे, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, यातायात हो, स्वास्थ्य हो, सभी बातों को ध्यान में रख के योजना चलावे सरकार। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अपने जीवन में बहुत संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। उन्होंने संगठन में भी खूब काम किया है, सरकार में भी वो 3 बार मुख्यमंत्री रह गए, सेंट्रल में 3 बार मंत्री रह गए और बहुत ही नेक विचारों के, नरम दिल के व्यक्ति हैं। आम लोगों की भावना समझते हैं, गरीब के क्या आशा अपेक्षा होती है उसको समझते हैं, उसके आधार पे वो काम करते हैं। इसीलिए वो सबके जनप्रिय नेता हैं राजस्थान में और सबके आदरणीय हैं और उनको महात्मा गांधी के रूप में, एक आदर्श के रूप में देखा जाता है राजस्थान में। ये बात सत्य है कि पिछले साल कुछ संगठनों के दबाव में, राजनेताओं के दबाव, लालच में आके हमारी सरकार को गिराने का प्रयास किया और उसमें हमारे संगठन के लोग भी जुड़ गए। उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। अशोक गहलोत जी ने सावधानी पूर्वक समय पे फैसले करके और निर्णय लिया और सरकार को बचाया। तो निश्चित तौर पे वो जो लोग थे गिराने वाले, आखिर में उनको हार माननी पड़ी और राजस्थान की सरकार जैसे काम करती थी वैसे करती आ रही है, कर रही है। अब आने वाले समय में आपने आगे के लिए पूछा कि क्या करेंगे। सरकार की प्लानिंग, सरकार अच्छा काम करेगी, अच्छा काम कर रही है। शासन पूरा 5 साल चलेगा और किसी भी तरह की ऐसी गतिविधियों को कोई सफल नहीं होने देंगे, आपको ये विश्वास दिलाते हैं। और मंत्रिमंडल विस्तार किस तरह देखने को मिलेगा? मंत्रिमंडल विस्तार जैसी जनता की भावना है वैसा ही होगा और सब अच्छा होगा, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। ठीक है। और दूसरा, ये थैंक यू सर। कुशल ने पूछा है कि संगठन के जरिए शासन में आते हैं लोग और संगठन को शक्ति विहीन कर देते हैं और वो तानाशाह के रूप में काम करते हैं। निश्चित तौर पे आज देश में यही हो रहा है। आम लोगों की आज़ादी के खिलाफ भी फैसले किए जा रहे हैं, लोगों को मूर्ख भी बनाया जा रहा है, युवा पीढ़ी को भी मूर्ख बनाया जा रहा है और हमारे देश के नागरिकों को ऐसे होने वाले काम, नहीं होने वाले काम बता के और उनका वोट हासिल किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में तानाशाह के रूप में जो काम कर रहे हैं ये हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है और एक गलत परंपरा इस देश में शालीनता के साथ जो शासन चलता था और एक दूसरे का मान सम्मान होता था, संगठन का मान सम्मान भी होता था, लोगों का मान सम्मान होता था, वहां तो न तो उनके संगठन के किसी का मान सम्मान हो रहा है, बस 1-2 आदमी मिलके पूरा ही इस देश को घुमा रहे हैं, जैसे दिन को रात न रात को दिन कह रहे हैं और हम सब उसको पता नहीं
अन्न चाहते हुए भी हाँ हाँ कर रहे हैं। ये गलत परंपरा हो रही है और आने वाले समय के लिए हमारे सबके लिए ठीक नहीं है। हम सबको, आने वाली पीढ़ी, आप सब आने वाले समय भविष्य के नेता हो, आप अधिकारी हो, देश के नागरिक हो, आप सबको आपकी उम्र के जितने बच्चे हैं उनको हमेशा कहना चाहिए कि हम सब महात्मा गांधी के आदर्शों को स्वीकार करने वाले लोग हैं। महात्मा गांधी ने कभी भी देश से बड़ा नहीं समझा, हमारे देश की जनता से बड़ा उन्होंने नहीं समझा। उन्होंने हमेशा देश की जनता की तकलीफें हैं, उन तकलीफों को वो अपने शरीर में लेके किस तरह से उसका निवारण करें, ऐसी भावना उनमें, पवित्र भावना थी। ऐसी भावना के नागरिकों को आगे बढ़ाना है, उसमें आपका, हमारा सबका सहयोग होना चाहिए। थैंक यू बेटा। जी सर, तो आज ये हमारे लिए सही नहीं है, क्या करना होगा? क्या है बेटा? सर जैसा आपने बताया कि ये हमारे लिए सही नहीं है, मतलब आने वाली पीढ़ी में इससे नुकसान होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा? आने वाली पीढ़ी को तो आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा, संगठन आपको बनाना पड़ेगा। अब हमारी तो उम्र ढलती जा रही है, आपकी बढ़ रही है। आने वाले समय में कुछ सालों में आप जिम्मेदार हो जाओगे, देश की राजनीतिक भी समझोगे, देश की राजनीतिक में हिस्सेदारी भी करोगे और अलग अलग क्षेत्रों में जब काम करोगे तो आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी महसूस होगी। इस उम्र में हम, छोटी सी जिंदगी होती है, इस जीवन में जितना भी हम अच्छा काम कर जाएंगे वो हमारी यादें रहेगी। इसलिए इस दुनिया के जो महान व्यक्ति हैं, जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उनकी जीवनी पढ़ो, उनके आदर्श क्या थे उनको स्वीकार करो और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी बातें निडर होकर बोलिए समाज में। जहाँ भी आपको मौका मिलता है, जो भी मंच मिले, उस मंच पे बिल्कुल निडरता के साथ, गलत अगर कोई बात हो रही है तो गलत बात को भी इंडिकेट करिए कि ये गलत हो रहा है, ये हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है, हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है। ऐसा निडर होकर हमेशा आगे बढ़ो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, आप सब आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से अब समय भी आपके निर्धारित समय था वो तो हो गया है ना, 5 बजे तक का था। तो अब आप बोलो, अब संचालक महोदय आप बोलो क्या करना है। सर, आज का आखिरी प्रश्न ये है कि हाँ। डिजिटल बाल मेला सीजन 2 बच्चों की सरकार कैसी हो, यह कंसेप्ट आपको कैसा लगा? बच्चों की सरकार निडर सरकार हो, बहुत अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने वाली सरकार हो और बच्चे इस देश के वो बहुत उत्कृष्ट नागरिक के रूप में पेश आवे। ये हमारे देश की जनता बच्चों की सरकार को स्वीकार करे कि बच्चे बहुत आने वाले देश के हमारे भावी नागरिक हैं, बहुत अच्छे आदर्श हैं। आपकी बात को बुजुर्ग लोग स्वीकार करें, ऐसी आपकी सरकार होनी चाहिए। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं और आशा भी है कि आप बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छी सरकार देंगे और बच्चों की सरकार बहुत उत्कृष्ट सरकार हो। बड़ी आपकी सरकार से, आज जिस सरकार से सरकारें चल रही हैं, वो कुछ सीखें कि आपके खुद के बनाए हुए प्लान, आपके खुद के बनाए हुए सवाल, आपके खुद का चलाया गया कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम है। और जब आपकी संसद बनेगी, सरकार बनेगी, तो हम खुद ही आपके काम को देखेंगे और आपसे कुछ सीखेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। जी सर। सर, आपके चेहरे की जो मुस्कान है, सर आपके चेहरे की जो मुस्कान है वही तो हमारी डिजिटल बाल मेला की शान है। तो सर, अब बारी है डिजिटल बाल मेला के अहम किरदार को अंजाम देने की। सर, अब बारी है आज के लीडर की घोषणा करने की। तो सर, आपकी नजर में आज का लीडर कौन है? ओ, बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया। तो आज तो लीड तो आप कर रही हो, तो आपको ही लीडर बना दूं मैं इन सबका। जी सर। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट। सर, अब मैं आभार प्रकट करने के लिए, यानी वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए काव्य गादिया को इनवाइट करती हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम काव्य गादिया है और मैं कुशलगढ़ से हूँ। मैं रघुवीर सिंह मीणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वे हमारे बीच आए और वे हमारे बीच अपना कीमती समय निकाल कर आए और हमारे सवालों का जवाब दिया।
आज के कार्यक्रम में धन्यवाद यानी कि आभार प्रकट करने का सौभाग्य मुझे दिया गया है। मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। हमारे अतिथि और डिजिटल बाल मेला की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Wish you all the best. Thank you. थैंक यू वेरी मच। आज की लीडर मैं हूँ। ठीक है। सौम्या जैन। सौम्या जैन। सर आप धन्यवाद। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन दी। थैंक यू माही दीदी, कांग्रेचुलेशंस माही दीदी। माही जैन। माही जैन। कांग्रेचुलेशंस दीदी। कांग्रेचुलेशंस दीदी। कांग्रेचुलेशंस दीदी। सबको बहुत बहुत थैंक यू।